चुनावी हार को अक्सर एक अंत मान लिया जाता है, लेकिन क्या हो अगर वो हार एक नई शुरुआत का नक्शा बन जाए। आज हम विलियम नगर के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आंकड़ों के आईने में देखकर एक हारी हुई बाजी को भी जीता जा सकता है। ईस्ट गारो हिल्स की इन पहाड़ियों में चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं होता। ये यहाँ की मिट्टी, यहाँ की सिमसान नदी और यहाँ के लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक जनमत संग्रह होता है। विलियम नगर को समझने के लिए हमें पहले वहाँ के लोगों और उनकी जमीन के इस गहरे रिश्ते को समझना होगा। आखिर एक जनादेश हाथ से फिसलता कैसे है, और उससे भी बड़ा सवाल, उसे दोबारा हासिल कैसे किया जाता है। हमारा आज का ये विश्लेषण इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की एक कोशिश है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा होगा। हम मिट्टी की आवाज से शुरू करेंगे, फिर चुनावी संकेतों को पढ़ेंगे। हम जनादेश की संरचना में हुए बदलाव को समझेंगे, इलाके की सच्ची ताकत को पहचानेंगे और फिर एक जन केंद्रित शासन का खाका तैयार करेंगे ताकि विश्वास का अटूट पुल दोबारा बन सके। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं। विलियम नगर की मिट्टी की आवाज सुनते हैं और वहां के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। विलियम नगर की कहानी में आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखेंगी। एक तरफ गारो आदिवासी समुदाय है जो यहाँ की 93% से ज्यादा आबादी है और जिसकी जिंदगी खेती और सिमसांग नदी पर टिकी है, और दूसरी तरफ है आज का पढ़ा लिखा युवा जो डिजिटल दुनिया से जुड़ तो रहा है, लेकिन आज भी सड़क, पुल और नौकरियों जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। लोगों की उम्मीदों को समझने के बाद अब जरा आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या कहानी बताते हैं। 78.6%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि विलियम नगर के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने सजग हैं। जब वोटर इतनी बड़ी संख्या में लगातार बाहर निकलकर वोट करता है तो इसका मतलब है कि वो बदलाव चाहता है। और अब ये नंबर देखिए, 3843 वोट्स। 2023 के चुनाव में जीत और हार का फैसला बस इतने ही वोटों से हुआ। ये छोटा सा अंतर हमें बताता है कि यहाँ की राजनीति एक धागे से बंधी है और कोई भी पार्टी इसे हल्के में नहीं ले सकती। चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। ये 2023 का स्कोर कार्ड है। एनपीपी को लगभग 37% वोट मिले और आईएनसी को करीब 24%। अब देखिए, वोटों का अंतर भले ही छोटा दिखे, लेकिन वोट शेयर में 13% का फासला बहुत बड़ा होता है। सवाल यह है कि यह फासला आया कहां से? इस सवाल का जवाब इतिहास में छिपा है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक मजबूत किला एक झटके में कमजोर पड़ गया। इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक पूरी कहानी बयां करती है। दशकों तक ये सीट कांग्रेस का अभेद्य किला थी। 2013 में भी जीत बिल्कुल साफ थी, लेकिन फिर 2014 में एक घटना हुई, उम्मीदवार के खिलाफ एक आपराधिक मामला। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये भरोसे की नींव में पड़ी पहली दरार थी और इसका नतीजा 2018 में साफ दिखा। 21% का जबरदस्त वोट स्विंग और सत्ता हाथ से चली गई। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब भरोसा टूटता है तो ये कोई व्यक्तिगत मसला नहीं होता, ये एक राजनीतिक चुनौती होती है और इसका जवाब भी राजनीतिक होना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जो गरिमा और जिम्मेदार संवाद पर आधारित हो। हमारे संविधान की भी यही मूल भावना है। तो हमने इतिहास समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और एक रणनीतिक नजरिए से देखते हैं कि इस क्षेत्र की असली ताकतें और कमजोरियां क्या हैं। इसे एक बैलेंस शीट की तरह देखते हैं। स्ट्रेंथ यानी ताकत, वो है मजबूत फंड, पैसा है। वीकनेस यानी कमजोरी, वो है 2014 की घटना का साया जो वोटरों के भरोसे को कम करता है। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, वो है लोगों की अनसुनी शिकायतें जिन पर एक नई कहानी गढ़ी जा सकती है। और थ्रेट यानी खतरा, वो है एनएनपी का जमीनी संगठन जिसके आगे आईएनसी का लोकल नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है। इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए एक और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी शक्ति के 4 आयाम। देखिए, किसी भी राजनीतिक ताकत के ये 4 स्तंभ होते हैं। पहला चुनावी, मुकाबला टक्कर का है तो ये मीडियम है। दूसरा संगठनात्मक, ये सबसे बड़ी चिंता है, जमीनी मशीनरी लगभग खत्म हो चुकी है तो ये लो है। तीसरा नैरेटिव या कहानी, पार्टी को राष्ट्रीय नारों से हटकर स्थानीय विकास पर बात करनी होगी तो ये भी मीडियम है। और चौथा संसाधन यानी पैसा, ये हाई है। तो तस्वीर क्या बनती है? पैसा तो है पर उस पैसे को जमीन पर इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं है। तो अब जब हमें समस्या की जड़ पता चल गई है तो इसका इलाज क्या है?
चलिए एक 90 दिन के एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं जो भरोसे की बहाली का रास्ता दिखा सकता है। तो वापसी का काउंटडाउन शुरू होता है। पहले 30 दिन मिशन है नींव को दोबारा खड़ा करना। इसका मतलब है हर गांव में जाकर सीधे लोगों से उनकी जरूरतें पूछना, सोई हुई बूथ कमेटियों को फिर से जगाना, उम्मीदवार का हर इलाके में दौरा शुरू करवाना और सबसे जरूरी महिला, युवा और बड़े बुजुर्गों को संगठन से जोड़ना। अगले 30 दिन अब फोकस होगा मुद्दों पर सीधी बात करने पर। एक पीपल्स एजेंडा लॉन्च करना, घर घर जाकर लोगों से मिलना, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर छोटी छोटी सभाएं करना, शिकायतें सुनने के लिए मोबाइल वैन चलाना और हां, जानकारी सही और तेजी से पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना। लेकिन डिजिटल दुनिया में कदम रखते हुए एक उसूल को कभी नहीं भूलना है, गोपनीयता और सहमति। हर वोटर का डेटा एक अमानत है, उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए उन्होंने इजाजत दी है। भारत के कानून भी इसी सिद्धांत पर बने हैं। ये भरोसे की असली बुनियाद है। डिजिटल रणनीति के 3 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, हर मोहल्ले के लिए व्हाट्सएप पॉड्स ताकि सही जानकारी पहुंचे, अफवाहें नहीं। दूसरा, युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर इंस्टाग्राम रील्स। और तीसरा, एक ऐसी टीम जो 24 घंटे फर्जी खबरों का पर्दाफाश करे। और अब हम आते हैं सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम पर, भरोसे के उस पुल को फिर से मजबूत बनाने पर। कामयाबी के लिए 2 स्तरों पर एक साथ काम करना होगा। एक तरफ उम्मीदवार को खुद जनता के सामने जाना होगा, पुराने मामलों पर खुलकर बात करनी होगी और एक पारदर्शी शासन का संकल्प लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ कैंपेन टीम को बूथ लेवल पर डेटा मजबूत करना होगा। जब नेता का चेहरा और टीम की रणनीति एक हो जाएगी तभी नतीजा बदलेगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या डेटा, सहानुभूति और अच्छी गवर्नेंस पर बनी एक रणनीति वाकई एक टूटे हुए भरोसे को जोड़ सकती है? क्या वो एक पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ विलियम नगर के लोग ही देंगे।